हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे JSSC CGL मुख्य परीक्षा पेपर 2 हिंदी भाषा से संबंधित। ये जो फ्रेंड्स झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज के इस वीडियो पर प्रैक्टिस सेट पर कवर करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट हमारा 3 होने वाला है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो पर मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, तो हमारा यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और फ्रेंड्स सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपके जो है 100 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल संक्षेपण से संबंधित है, यानी फ्रेंड्स जो है आपको संक्षेपण से संबंधित जो एक सवाल एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला सवाल है संक्षेपण से कि संक्षेपण के कितने गुण हैं। तो संक्षेपण के जो है 6 गुण हैं। दूसरा सवाल है संक्षेपण का प्रधान गुण कौन सा है। तो संक्षेपण का प्रधान गुण है संक्षिप्तता, क्योंकि संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप करके लिखना, यानी संक्षिप्तता। संक्षेपण का कौन सा गुण है। शुद्धता, स्पष्टता, प्रभाव और क्रमबद्धता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके संक्षेपण से जितने भी सवाल लिए गए, अगर एग्जाम पर सवाल पूछता है संक्षेपण से, तो इन्हीं सवालों में से आपके एग्जाम पर सवाल देखने को मिलेंगे। चौथा सवाल है संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण का जो है कौन सा गुण नहीं है। तो क्लिष्टता का गुण नहीं है, जबकि पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता ये सभी गुण है। पांचवा सवाल है संक्षेपण के पाठक के समक्ष क्या नहीं होता है। तो मूल संदर्भ नहीं होता है, जबकि संक्षेपण, सार ये सभी होते हैं। क्या नहीं होता है तो पूछा है, तो मूल संदर्भ जो है ये नहीं होते हैं। संक्षेपण की भाषा कैसी होती है। तो संक्षेपण की भाषा होती है सरल व सहज होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरल व सहज। नेक्स्ट सवाल है संक्षेपण के कितने भेद होते हैं। तो संक्षेपण के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संक्षेपण के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों एवं तथ्यों को निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो संक्षेपण के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 9वां सवाल है भाषा के अध्ययन के दौरान भाषा के वर्तमान रूप का अध्ययन करते हुए अतीत को उजागर किया जाता है। किसमें उजागर किया जाता है। तो भाषा के परोक्ष मार्ग को उजागर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है परोक्ष मार्ग के अंतर्गत भाषा का अध्ययन कितनी विधियों के आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है 3 विधियों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा भाषा की आरंभिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो कैसे लगाया जा सकता है। तो नवजात शिशुओं के बोल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बालकों की भाषा द्वारा किस प्रकार की उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये बालकों की भाषा आरंभ में किसी से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है असभ्यों की भाषा द्वारा भाषा की प्रारंभिक अवस्था का अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असभ्यों के क्षेत्रों और भाषाओं से अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट सवाल है वर्तमान भाषाओं के अध्ययन के दौरान उसके ऐतिहासिक तथ्यों की खोज क्यों की जाती है। यस फ्रेंड्स, ये आपके भाषा से संबंधित सवाल होते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास क्रम क्या है, भाषा का जो विकास हुआ तो उस पर क्या क्या किस किस क्षेत्र से उसे गुजरना पड़ा है, इससे संबंधित ये सवाल है। तो वर्तमान भाषाओं के अध्ययन के दौरान उसके ऐतिहासिक तथ्यों की खोज क्यों की जाती है। क्योंकि भाषा की उत्पत्ति के विषय में जानने हेतु। नेक्स्ट सवाल है भाषा की उत्पत्ति के अध्ययन हेतु परोक्ष मार्ग की कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो वर्तमान भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन की प्रक्रिया। नेक्स्ट सवाल है वर्तमान भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन में भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है। तो रूप तथा ध्वनि के आधार पर जो है भाषा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं है का सवाल पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आंचलिक उपन्यास में कौन सी विशेषता नहीं है। तो आंचलिक जीवन का चित्रण ये तो है, आंचलिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है, और आंचलिक लोक जीवन में रीति रिवाजों का चित्रण भी है। और यहाँ पर जो पूछा है फ्रेंड्स की स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, तो क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो कुछ अंश जो है स्वाधीनता आंदोलन से भी संबंधित देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार जो आपको डी ऑप्शन लिया गया है कि स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण जो है इसकी विशेषता नहीं है, लेकिन कुछ अंश जो है स्वाधीनता आंदोलन से भी संबंधित है। तो इस पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, आप इसे अच्छी तरह से सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज के लोगों में किस दल को लेकर विशेष आस्था थी। किस दल को लेकर विशेष आस्था थी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा कांग्रेस, कम्युनिस्ट दल और कुर्ती वाले समाजवादी दल के कर्मी, सभी से आस्था थी। नेक्स्ट सवाल है
राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राग दरबारी उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। और इन्हें जो फ्रेंड्स इन्हें पुरस्कार मिला राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये सवाल आ गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो 1969 ईस्वी में मिला है। श्री लाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है? तो राग दरबारी का जो है 15 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। श्री लाल शुक्ल को किस रचना के लिए दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण हुआ है? किस रचना के लिए? तो राग दरबारी के लिए हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? तो ये रहते हैं वैद्य जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वैद्य जी। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? तो रूपन। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? तो आदिनाथ माना गया है शिव को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिव। अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? तो संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है। और ये जो अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, यानी संदेश रासक की रचना क्या है? तो अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा में संदेश रासक लिखा गया है। आदिकाल में मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो खड़ी बोली को काव्य भाषा में बनाने वाले प्रथम कवि थे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है, तो ये क्या है? तो इस शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? तो ये शब्दकोश है। 13वीं शताब्दी में किस नाथ संप्रदाय के गुरु ने काव्य रचना आरंभ की है? तो ये की है गुरु गोरखनाथ ने। दरबारी वीर काव्य रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती है? तो यह रासो साहित्य के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रासो साहित्य। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद बरदाई हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साहित्य का प्रयोजन क्या है? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो साहित्य का प्रयोजन है आत्माभिव्यक्ति है। काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह कथन जो है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला सवाल है, मैं यह मानता हूँ कि बसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है, वह किसी को कुछ सिखाने में नहीं होता। यह कथन है, यह कथन जो है यह किसका कथन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। प्लेटो से लेकर I.A. रिचर्ड्स तक अनेक पाश्चात्य विचारकों ने काव्य प्रयोजन पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन विचारों को उन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया, ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्लेटो ने काव्य का चरम लक्ष्य किसे माना है? तो लोक मंगल को। प्लेटो जो है काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं लोक मंगल को, जिसमें लोक का मंगल हो। नेक्स्ट सवाल है, यह किसके काव्य का प्रयोजन है? कि आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य को उद्घाटित करना, लोक व्यवस्था और न्याय संगतता का परिपालन करना और जगत के सत्य रूप को ही अभिव्यक्त करना। यह जो है किसके काव्य का प्रयोजन है? तो यह काव्य का प्रयोजन है प्लेटो का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इनमें से किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है? तो यह प्रयोग क्या है? आचार्य मम्मट ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य मम्मट ने। लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन का कुछ चयन करना है। तो मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आने पर अनार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। तो ये आपके सत्य कथन है। सी भी सत्य है कि रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। और डी है सारोपा गौणी लक्षणा का एक भेद है, ये भी सही। जबकि जो बी पर दिया हुआ है ये आपका सत्य है कि लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षणार्थ कहलाते हैं, ये आपके असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पर जो दिया हुआ है कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आने पर अन्यार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है, ये आपकी सही है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 41वां सवाल, प्रेम और श्रृंगार की खान दिनकर का कौन सा काव्य ग्रंथ है?
प्रेम और श्रृंगार की खान। आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा काव्य ग्रंथ है जो प्रेम और खान का श्रृंगार है, तो रसवंती है। दिनकर जी की रचनाओं की भाषा का प्रमुख लक्षण क्या है, तो ये लक्षण है भावानुकूलता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भावानुकूलता। रामधारी सिंह दिनकर का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ है, तो दिनकर का जो स्वर्गवास हुआ है तो ये आपका स्वर्गवास हुए हैं 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन पहले किस नाम से रचना क्या करते थे, तो नागार्जुन पहले जो यात्री के नाम से रचना क्या करते थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र है। दलितों और शोषितों के पक्षधर नागार्जुन हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं बाबा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाबा के नाम से। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन की रचनाओं के मुख्य विषय क्या रहे हैं, तो इनके जो रचना के मुख्य विषय हैं लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति रहे हैं। मैथिली में लिखे गए काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सवाल आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि पत्रहीन नग्न गाछ जो ये काव्य संग्रह है किस भाषा में लिखा गया है, तो मैथिली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है, यह कब पूर्ण होता है, तो यह कब पूर्ण होता है, तो जब विषय रोचक एवं रमणीय हो। काव्यास्वादन की प्रक्रिया द्वारा काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने उसे कितने भागों में विभक्त किया है, तो 6 भागों में विभक्त किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आई ए रिचर्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके असत्य कथन है, जबकि बी, सी और डी जो है सत्य है। बी पर क्या कहा गया है कि शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण करने से काव्यार्थ का बोध होता है। शब्दों के बोध से भाव एवं भावात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति होती है और रिचर्ड्स काव्य का लक्ष्य सर्वथा गौण मानते हैं। ये आपके बी सी डी सही है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इमोशन और एटीट्यूड के बीच रिचर्ड्स ने वही संबंध माना है जो संचारी भाव और अस्थायी भाव के मध्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संचारी भाव और जो अस्थायी भाव के बीच संबंध रखता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए रिचर्ड्स ने कौन से 3 रूप स्वीकार किए हैं, तो 3 रूप है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का। ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी जहाँ अर्थ भाव का बोधक हो, जहाँ अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो और जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो। तो ये जो 1, 3 और 4 है सही है कि अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते रिचर्ड ने ये 3 रूप स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट सवाल है, टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके विरोध में किया है, तो ये किया है रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में। इलियट ने किसके मत से प्रभावित होकर अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना जो कि वैयक्तिकता का विरोधी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजरा पाउंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एजरा पाउंड। नेक्स्ट सवाल है, टी.एस. इलियट के अनुसार निर्वैयक्तिकता का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसमें कवि व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता या सामान्यीकरण करता है। कवि क्या करता है, तो व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता या सामान्यीकरण करता है। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर फ्रेंड्स आपके अपभ्रंश रचनाएं हैं और इधर अपभ्रंश के रचनाकार है, यानी इस रचना के जो है रचनाकार कौन है ये आपको चयन करना है। तो प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो देवसेन है। प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है, देवसेन है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान है। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान। और कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। और श्राप काचार रचना ये जो है जैन आचार्य हेमचंद्र का है। श्राप काचार रचना के रचनाकार कौन है, तो हेमचंद्र है। प्राकृत व्याकरण देवसेन, संदेश रासक अब्दुल रहमान और कीर्ति लता व कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश था, प्राकृत, अर्धमागधी, सौरसेनीय भ्रंश या मगधीय भ्रंश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी प्राकृत। किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था, तो अर्धमागधी प्राकृत। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है, तो मार्कंडेय बताई सौरसेनी प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मार्कंडेय सौरसेनी प्राकृत। जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी प्राकृत। जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है, तो मागधी प्राकृत में देखने को मिलता है। अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत की संज्ञा
किसने दी है? तो ये दी है आचार्य हेमचंद्र ने दी है। नेक्स्ट सवाल है, अबहट में चौपाई में कितनी मात्राएं थी? तो 15 मात्राएं थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अबहट में जो चौपाई में कितनी मात्राएं होती थी? तो 15 मात्राएं होती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश के परवर्ती रूप को कहा जाता है अबहट। अपभ्रंश के परवर्ती रूप क्या है? अबहट है। मोर, गधा, घोड़ा, स्त्री, लड़की आदि संज्ञा शब्द है। ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो ये आपके संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी की सर्वनामों की कितनी संख्या है? यानी हिंदी में जो सर्वनाम है तो कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 11 है। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? तो 11 संख्या है। नेक्स्ट सवाल है, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ये आपके अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे शब्द जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, कोई, कुछ, वह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह। वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट सवाल है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ये जो कोई जो है इस पर रेखांकित लगा हुआ है, तो कोई शब्द क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों को उनके शब्दों में सुमेलित कीजिए। यानी किस सर्वनाम का कौन सा भेद जो है सही है, ये आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी का 2 हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे आपका मैं, तू, आप, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, अपने, आप, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और है एक है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई या कुछ, क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा को किसकी आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है? तो शकराज की प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा को। कोमा किसकी प्रेमिका थी? तो शकराज की प्रेमिका थी। सवाल ये भी पूछ सकता है, कोमा किसकी प्रेमिका? तो शकराज की प्रेमिका थी। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी से शकराज का शव मांगने का आग्रह कौन करता है? तो ये करता है शकराज की प्रेमिका। मंदाकिनी निम्न में से किस नाटक का पात्र है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक का रचनाकाल क्या है? तो आधे अधूरे नाटक का रचनाकाल है 1969 ईस्वी। आधे अधूरे का रचनाकाल 1969 ईस्वी। आधे अधूरे नाटक में स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? तो इस पर जो स्त्री पात्र है 3। आधे अधूरे नाटक में स्त्री पात्रों की संख्या 3 है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस संबंध के बिखराव की कहानी आधे अधूरे में व्यक्त की गई है? तो इस पर जो है क्या व्यक्त की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी की संबंध का। जब बिखराव की बात की गई तो पति पत्नी के संबंध का बिखराव की बात किया गया आधे अधूरे नाटक में। निम्नलिखित में से किस कृति को या किस कृति की रचना मोहन राकेश ने की है? तो आधे अधूरे के रचनाकार कौन है आपके? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे। कुछ आलोचकों के अनुसार आधुनिक भाव तथा आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक कहा गया है। तो किसे कहा गया है? तो आधे अधूरे को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं? तो कवि बिहारी। बिहारी सत्सई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। तो किस प्रकार की भाषा है? तो ये है आपके ब्रज भाषा है। बिहारी सत्सई की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रचना करते हुए दोहे जैसे छोटे छंद में अनेक भावों को बिहारी ने किसी शैली से भर दिया, यानी किस शैली से भर दिया है? तो मुक्तक काव्य शैली से भर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, किस दृष्टि से बिहारी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है आपके भाव व शिल्प की दृष्टि से। भाव व शिल्प की दृष्टि से कवि बिहारी का जो काव्य है सर्वश्रेष्ठ है। डॉक्टर नागेंद्र ने रसखान का जन्म कब माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र रसखान का जन्म मानते हैं 1533 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1533 ईस्वी में। रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के किन रूपों की उपासना की है? तो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना की है। रसखान की कृति प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? तो इस पर जो है 53 दोहे हैं। रसखान की कृति प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं। परिंदे कहानी में केंद्रीय पात्र क्या है? तो इस पर जो है केंद्रीय पात्र है मिस लतिका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मिस लतिका।
नेक्स्ट सवाल है, कहानी में परिंदे को किसका प्रतीक कहा गया है? तो लतिका की मनोस्थिति का प्रतीक कहा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। कहानी में यह पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो करीमुद्दीन के द्वारा कही गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, करीमुद्दीन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन परिंदे कहानी का पात्र नहीं है? तो सुधी जो है नहीं है, जबकि डॉक्टर मुखर्जी, हेमंती और करीमुद्दीन ये परिंदे कहानी का पात्र है। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह पंक्तियां कहानी में जो है किस पात्र के द्वारा कही गई है? तो लतिका के द्वारा कही गई है। गिरीश नेगी कौन था? तो गिरीश नेगी जो है यह कौन था? तो कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था गिरीश नेगी। नेक्स्ट सवाल है, चार्ल्स बोवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था? तो इन्हें गिरीश नेगी को जो है चार्ल्स बोवर नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा क्लास समापन की ओर है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी चीज़ को न जानना गलत है तो जानबूझकर न भुला पाना व हमेशा जों की तरह चिपटे रहना भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा यह कौन सा भाव प्रकट किया गया है? तो जिजीविषा का भाव प्रकट किया गया है। कर्ता जहाँ अपने लिए आप या निज शब्द का प्रयोग करता है वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने आप के लिए या निज शब्द का प्रयोग करेगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई शब्द का अपादान या बहुवचन है, तो क्या है? तो ये है किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई शब्द का अपादान बहुवचन क्या हो जाएगा? किन्हीं से। निजवाचक सर्वनाम आप शब्द का करण बहुवचन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनों से। निजवाचक सर्वनाम जो आप शब्द का करण बहुवचन है तो हो जाएगा अपनों से। कौन शब्द किस सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्नवाचक। कौन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ये सभी क्या है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 100 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 100 में से फ्रेंड्स आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो है PDF फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। और फ्रेंड्स उस पर जो मैं कुछ आज जो है इंपॉर्टेंट नोट्स भी, हैंड राइटिंग नोट्स भी अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।